अपने घर में देखना शुरू कीजिए, कहीं लड़के और लड़की में भेदभाव तो नहीं हो रहा। पक्के तौर पर हो रहा होगा। बहुत कम घर होंगे जहां भेदभाव नहीं है। आप देखिए आपके पास क्या है, जूतों के जोड़े कितने हैं, कपड़ों के जोड़े कितने हैं, थाली में क्या कुछ आता है। फिर अपनी बहन के बारे में देखिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसको वो सुविधाएं मिल रही हैं जो आपको मिल रही हैं, उस पर उतना ध्यान दिया जा रहा है जो आप पर दिया जा रहा है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है, घर में फर्क ना हो, और उसको धीरे धीरे सोचना शुरू कर दो। अपनी नोटबुक लो, नोटबुक पर लिखना शुरू कर दो कि आज ये हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, लिखने का एक तरीका है डायरी। ऊपर डालो तारीख और नीचे 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें लिखो कि आज मैंने देखा कि मेरी बहन को बिना वजह के डांटा जा रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना भी लिख दो तो कल उसका भी एक मतलब होगा। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव ना हो समाज में। इसीलिए ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, पढ़े लिखों की, संविधान की, कानून की, हर चीज़ की जिम्मेवारी है। तो अब आपके सामने आ गया कि बेटियां बेटों से ज़्यादा काम करती हैं। यहाँ तो हमने फोटो भी खिंचवा लिया, अब तो प्रूफ हो गया। अब आइए, ये भित्ति पत्रिका क्या है, क्यों है और कैसे है। हर वक्त इन 3 सवाल अपने मन में रखो हर बात पर, क्या, क्यों और कैसे। आपको इनका जवाब मिल गया तो आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जो उलझन है वो आपकी उलझन दूर हो जाएगी। ये भित्ति पत्रिका या वॉल मैगजीन या दीवार पत्रिका क्यों है, सबसे बड़ी बात देखिए, आप लोग जहां भी होते हैं, आपके मन में कोई ना कोई बात होती है कि भैया ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था तो और अच्छा होता। अगर आपके साथ कहीं कोई छोटा सा भी अन्याय होता है, घर पर भी अगर माँ डांट भी देती है तो आपको बुरा लगता है, हालांकि माँ अच्छाई के लिए डांटती है कि आप अच्छे रास्ते पर चलें। पिता डांटते हैं तो डांटने से ज़्यादा भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं और बच्चे को अच्छा नहीं लगता। तो आप लिखना शुरू करते हैं। लिखने से क्या होता है, आपके मन में जो भाव है, जो सोच है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो लिख कर निकल जाता है। नहीं तो दिमाग में गुस्सा रहेगा तो उसका नुकसान होगा। आप कुछ कर भी बैठते हैं, कई बार आप किसी चीज को तोड़ा फोड़ी कर देंगे, आप ठुड मारना शुरू कर देंगे, किसी को पीट देंगे बिना वजह के। तो अपने मन की जो बात है उसको निकाल दें, डायरी में लिखें, भित्ति पत्रिका में लिखें। आप कहेंगे जी क्यों लिखें हम, इससे क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपके सामने जीता जागता प्रूफ हूँ। अभी अरुण कैरबा जी तो मेरे बारे में उन्होंने बहुत थोड़ा सा कहा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कह दिया। मुझे संकोच होता है सुनकर कि आप जब कुछ बेहतर लिखते हैं, आपको घर में, स्कूल में, पड़ोस में आपको सम्मान मिलता है। मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, लिखकर कहाँ भेजना है और आपको क्या मिलेगा। कुरुक्षेत्र आपसे दूर नहीं है। कुरुक्षेत्र में एक रेडियो स्टेशन है तो छोटा सा, लेकिन और एक रेडियो स्टेशन रोहतक में है। आप चाहें तो किसी महापुरुष पर अपने शब्दों में, बिल्कुल सरल भाषा में 10 मिनट का, यानी लगभग 2 पृष्ठ का एक राइट अप जिसको हम कहते हैं, लिखकर उनको डाल सकते हैं। अगर उनको ठीक लगा तो आपको वो वहां पर बोलने के लिए बुलाएंगे, आपको आने जाने का किराया देंगे। आप अपने भाई, अपने बहन, अपने पिता, किसी के साथ भी जा सकते हैं और फिर वो रिकॉर्ड होगा वहाँ और आपको बताएंगे कि किस तारीख को ये आकाशवाणी रोहतक या आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से इसका प्रसारण किया जाए। तो जब आप, अगर वो ऐसा होता है तो आप उसको यहाँ स्कूल में ला सकते हैं, रेडियो को, और सबको सुनाएं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। आप ये देखिए, यहाँ ये बिल्कुल सेंटर में ये जो बनाए हैं अध्यापक वर्ग ने, ये सोचकर, और संपादक मंडल ने, ये वैसे नहीं बनाया।
ये पुष्प की अभिलाषा बिल्कुल बीच में कविता रखी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत प्रसिद्ध कविता थी जब देश आजाद नहीं हुआ। अब तो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर पूरा का पूरा विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है। इनकी कविता क्या है और क्यों है और इसका फायदा क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। लिखने का क्या फायदा होता है। कविता है, पहली लाइनें हैं इनकी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। एक फूल कह रहा है। आप कहेंगे जो फूल है वो तो कभी पुष्प तो कभी बोलता नहीं है, लेकिन कवि सोचता है कि कवि के पुष्प ऐसा कह रहा है। अभी आपको एक मैं 2 लाइनों की लोकता सुनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा संपादन क्या होता है। आपसे मैं मुखातिब हूं। इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये आजाद देश जब नहीं हुआ था तो देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए कि भैया अंग्रेजों के खिलाफ, हम उनके जुल्म के खिलाफ सड़क पर उतर आओ। इस कविता को पढ़कर सुनकर हजारों युवा अपने सब काम धाम छोड़कर सड़कों पर अंग्रेजों के खिलाफ निकल आए और अंग्रेजों को उनको काबू करने के लिए फिर लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक कविता में इतनी ताकत होती है कि इतने सारे देश के एक देश के इतने युवाओं को वो जगा देती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप कोई कविता लिखते हैं तो उसका असर हो सकता है आपके घर में भी पड़े, आपके भाई, आपके बहन, आपके पड़ोसी, आपके अध्यापक पर भी पड़ सकता है। अब आपको मैं बताता हूं एक छोटा सा उदाहरण देकर कि संपादन क्या होता है। एक 2 लाइनों की देखिए आप, लघु कथा। अभी आपके सामने अरुण कहरबा जी ने लघु कथा के बारे में बताया। 2 लाइनों से लेकर 10, 15, 20 लाइनों की एक छोटी सी कहानी होती है लघु कथा, और वो आप लिख सकते हैं। कविता एक पंक्ति की भी हो सकती है और लघु कथा 2 पंक्तियों से, एक पंक्ति से लेकर 8-10 पंक्तियों तक की एक छोटी सी कथा होती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां से चाहे तो आप लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी छोटी रचनाएं भित्ति पत्रिका में बड़े आराम से आ जाएंगी। अब जरा 2 पंक्तियां सुनिए। खंडवा मध्य प्रदेश में एक जगह है, राम नारायण उपाध्याय वहां थे। मैं सन 1988 में लघु कथा पर उनका इंटरव्यू लेने गया था और जाते ही उन्होंने ये 2 पंक्तियां मुझे सुनाई। बाद में मैंने फिर उनका इंटरव्यू लिया, वो कई जगह छपा भी बाद में। अब देखिए 2 पंक्तियां और उस पर संपादन कैसे करते हैं। कभी कहेंगे मैं संपादन के लिए या किसी वर्कशॉप के लिए फिर आ जाऊंगा कि कविता कैसे लिखी जाती है और क्यों लिखी जाती है और उसके क्या फायदे होते हैं, अलग से बात करेंगे। वो 2 पंक्तियां देखिए। शेर ने पूछा री बकरी मांस खाएगी। शेर ने पूछा री बकरी मांस खाएगी। बकरी बोली मेरा ही बच जाए तो बहुत है। शेर ने पूछा री बकरी मांस खाएगी। बकरी बोली मेरा ही बच जाए तो बहुत है। अब इसमें क्या खूबी है, जरा 2 मिनट इस पर बात करें। अगर इसको ऐसे लिखते, शेर ने बकरी से पूछा री बकरी मांस खाएगी, हम ऐसे भी लिख सकते थे ना। शेर ने बकरी से पूछा री बकरी मांस खाएगी। लेकिन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बकरी से वो पूछ रहा है तो आगे आ गया ना री बकरी, पता लग गया उससे कि बकरी से पूछ रहा है। इसलिए अगर कोई ऐसे लिख कर लाएगा तो संपादक मंडल में जो देखेंगे वो कहते हैं इसमें बकरी से पूछा, ये बकरी से, इसे लिखने की जरूरत नहीं। शेर ने पूछा री बकरी मांस खाएगी, ठीक है ना, क्योंकि री बकरी तो आ ही गया है, इसलिए बकरी से ये कहने की जरूरत नहीं, 2 बार कहने की जरूरत नहीं। अभी हम क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम आप पढ़ते ही हैं, तो जब संज्ञा हम पढ़ ली हमने, एक बार संज्ञा आ गई तो दूसरी बार उसकी जगह सर्वनाम का इस्तेमाल। उसने कहा,
क्योंकि बार बार वही नाम कहेंगे तो फिर बोरियत भी होती है, रोचकता खत्म हो जाती है। तो संज्ञा की जगह हम सर्व नाम का प्रयोग हम कर लेते हैं। अब देखिए इसमें चालबाजी है, ये संवाद है सिर्फ। शेर ने पूछा, भी बकरी मांस खाएगी? अब शेर तो बकरी को मांस देगा नहीं, और कितना चालाक है शेर, उसे पता है कि बकरी मांस खाती नहीं है। बकरी घास खाती है, बकरी चना भी खा लेगी, बकरी और कुछ भी खा लेगी, हर तरह के पत्ते खा लेगी, पर बकरी मांस नहीं खाती, उसे पता है। लेकिन चालाक है, उसको बरगला रहा है, उसको लालच दे रहा है कि मेरे पास आए और मैं इसको गड़प कर जाऊं। और बकरी उसकी चाल को पहचानती है, इसलिए कहती है मेरा ही बच जाए तो भैया तू, इसका मतलब है तू तो मुझे खा जाएगा, मैं तो अपना मांस बचाने के लिए तैयार बैठी हूँ, तो मेरा बच जाए तो वही बहुत। इतनी सारी बात है जिसको लेखक ने सिर्फ 2 संवादों में बता। अब आपके सामने मैं एक कबीर का बड़ा मशहूर दोहा रखता हूँ। पहले उसकी सरल बात आपके सामने रखेंगे, फिर आपको बताएंगे उसके पीछे क्या है, आपको आनंद आएगा। आप बड़े मजे से सुनना, बहुत मशहूर दोहा है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, सुना हुआ ना आपने? अब देखिए, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और दूसरी पंक्ति है, ताते यानी उससे तो यह चक्की भली पीस खाए संसार। अब ये दोहा है, आप चाहें तो दोहा भी लिख सकते हैं। अगर आप कविता से शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे आसान है दोहा लिखो। दोहे में क्या होता है, पीछे तुक मिलती है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पीस खाए संसार। गुरु गोविंद दो मिले काके लागू पाए, बलिया हरि गुरु आपने जिन गोविंद जो बताए पाए और बताए, आ और अ, इस तरह आखिर की 2 ध्वनियां आपस में मिलती हैं। और आपको लिखना आ गया ना दोहा, आपको बड़ा आनंद आएगा। शुरू में लिखने में आपको आनंद आना चाहिए, अगर लिखने में आप आनंद आएगा तो आप डूबेंगे। अब देखिए आपको जरा बड़ा मजा आएगा। इसकी सरल आपकी बात बताता हूँ कि इसमें सरल क्या है, फिर कवि ने गहरी बात क्या कही और कैसे कहता है कवि गहरी बात। सीधी बात तो यह है कि कवि कह रहा है कि पत्थर की पूजा करो, अगर तुम पत्थर की पूजा करते हो तो मैं पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूं, और इस पूजा करने से अच्छा तो चक्की है जो पत्थर की है, उसमें वो अनाज पिसता है और सारी दुनिया खाती है। तो क्या कह रहा है कवि कि भैया इस पहाड़ की पूजा या पत्थर की पूजा करने से तो उस चक्की की पूजा करने से अच्छा है, करना अच्छा है, क्योंकि चक्की हमें कुछ देती है। पत्थर जिसकी पूजा करते हैं वो हमें कुछ देता नहीं है तो वो पत्थर ही। वो अलग बात है कि हम पूजा में और वो सब में हम इस पे चले जा रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है, मैं अधिक नहीं कहूँगा। अब इसका असली अर्थ देखो क्या है। बच्चों ध्यान से सुनना, पहली पंक्ति में बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है, बड़ा मजा आएगा सुनकर। कबीर कहते हैं, उनको अनपढ़ माना जाता है ना, और देखो कितनी गहरी बात कही। आप तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप तो अच्छी कविता लिख ही सकते हैं। अब मैं इस पर आपके बारे में और बातें कहूँगा इसके बाद। कवि कह रहा है कि पत्थर की पूजा करने से अगर हरि भगवान मिलते हैं, भगवान तो एक मिलेगा ना, तो मैं पहाड़ की पूजा करता हूं जिसमें हजारों लाखों पत्थर हैं, क्या मुझे आप हजारों लाखों ईश्वर दोगे? तो ईश्वर तो एक है, हजारों लाखों कहां से मिलेंगे? इसका मतलब है कि पत्थर की पूजा करना पाखंड है, ये कबीरदास समझा रहे हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आती, हम फिर हम पाखंड में जाते हैं, फिर हम अंधविश्वास में जाते हैं। और मेरे देश की सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा समय अंधविश्वासों में लगा हुआ है। ये देश इसीलिए तरक्की नहीं कर रहा, हमारा देश, कि ये सबसे ज्यादा अंधविश्वासों में फंसा हुआ। छोटी छोटी बातों में हम उलझे रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलते और उसी में घुसे रहेंगे। जरा सा बुखार हो जाए और उठाकर बच्चे को सीधे के सीधे ये झाड़ा कराने ले जाएंगे, और जो कि अनपढ़ आदमी है डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि झाड़ा कराने वाला हर वक्त उपलब्ध है। डॉक्टर जो है वो 4 बातें पूछेगा और उसमें पैसा लगेगा,
शायद झाड़ा कराने वाला 10 रुपए ले, लेकिन झाड़े के साथ हम फिर दवाई भी लेते हैं। हमने बहुतों को समझाया कि भैया तुम झाड़े से कहते हो ठीक होते हो, झाड़े में कौन सी बात है, हमें वैज्ञानिक बात बताओ, कोई तर्क भी तो होना चाहिए। तो कबीर यहाँ तर्क दे रहे हैं, मैं अभी फिर उस पर आऊंगा बाद में विश्वास पर। कबीर कह रहा है कि बताओ फिर मुझे कितने ईश्वर दोगे आप? मैं पहाड़ की पूजा करता हूँ जिसमें लाखों पत्थर हैं, लाखों ईश्वर नहीं है। ईश्वर अगर है तो एक ही है, और अगर है तो वो सब जगह है। तो तुम पत्थर के वहां ईश्वर को क्यों खोजते हो? अपने भीतर खोजो। तो ये इसका मतलब है कि ये पाखंड है पत्थर की पूजा करना, ये कबीरदास कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं अब ये तो बात काट दी ना कि पत्थर की पूजा करना बंद करो, फिर क्या करो? चक्की, उस पर चक्की हुआ करती थी, पीसती थी स्त्रियां, वो भी स्त्रियां काम करती थी। पुरुष को देखा कभी पीसते हुए? स्त्रियां ही काम कर रही हैं। तुम खाते ज्यादा हो, तुम्हारे में ताकत ज्यादा, काम क्यों नहीं करते? सोचो अपने आप से। घर में जितना भारी काम है लड़कों तुम्हें करने चाहिए। अपनी बहन का जो काम है उसमें हाथ बटाओ। माँ के भारी काम को तुम हाथ बटाओ। तुम्हें पता नहीं है माँ सुबह उठती सबसे पहले और सबसे बाद में सोती है। माँ तुम्हारे से लगाव रखती है, लगाव तुम भी रखते हो, लेकिन उस लगाव का फायदा क्या है? काम नहीं करते तो। माँ के काम में हाथ बटाओ। आज लड़कों हाथ में घर जाकर माँ के काम में हाथ बटाओगे? बोलो, जो बटाएंगे जोर से बताएंगे हाँ, बोलो हाँ। हाथ खड़े करो, हाथ बटाओगे तो। कल पूछना जी इनसे क्या क्या काम कराया इन्होंने माँ को। ये पाखंड नहीं चलेगा। हाँ का मतलब है काम करना है, झूठ नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा, हाथ बटाओ। तो ये कबीरदास कहते हैं। अब आपको मैं एक बच्चे की बहुत खूबसूरत कहानी सुना रहा हूँ। उसमें एक बच्चा है, देखो को वो क्या करता है। कहानी का नाम है ईदगाह। पढ़ी तो नहीं है? पढ़ी है? कौन सी क्लास में? 9वीं या 10वीं में होगी। लाइब्रेरी से पढ़ी। बहुत अच्छी बात है, वाह। इस बात पे तालियां बजाओ जिन्होंने पढ़ी है, वेरी गुड। ये एक बच्चे की कहानी है और अब मैं बच्चों को सुना रहा हूँ। अब जरा ध्यान से सुना और फिर वो बच्चा क्या करता है। आपसे पूछूंगा आप होते तो आप क्या करते, ये बताना। प्रेमचंद की कहानी है, लंबी कहानी है, 15-16 पेज की, बहुत शानदार। ईद आ गई भाई, तो ईदगाह में मनाई जानी है। और क्या नाम है बच्चे का? हामिद। एक छोटा सा बच्चा है हामिद, गरीब है। बेटे जरा ध्यान से सुनना, तुमसे सवाल पूछूंगा। उसके माँ बाप नहीं है, उसका दादा भी नहीं है, सिर्फ दादी है। क्या नाम था? अमीना। अमीना दादी है, उसके पास कुछ है नहीं। तो क्या करे? ईद कैसे मनाए बच्चा? जैसे हम दिवाली मनाते हैं ऐसे मुसलमान ईद मनाते हैं। ऐसे सिख जो हैं गुरु नानक देव जी की जयंती मनाते हैं। उनका वो प्रकाश पर्व है दिवाली की। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? जो सिख बेटे बैठे हैं मैं ठीक कह रहा हूँ ना? गुरु नानक देव की जयंती उनके लिए दीपावली है, और वो दिवाली के शायद 20 दिन बाद आती है। तो वो कहीं से उधार लेकर अच्छे कपड़े और उसको 3 पैसे देती है कि जाओ तुम अपना खा पी लेना और ईद मनाकर। 3 पैसे वो उस जमाने में 1930-31 की बात है, 3 पैसे कई रुपयों के बराबर थे। तो वो चले गए। अब उसके साथ और लड़के भी हैं, बड़े शरारती, जैसे तुम शरारती हो, भी ऐसे मार रहे थे, कोई आगे धक्का दे रहा है, सब देख रहा हूँ मैं। हम भी ऐसे करते थे, बड़ा मजा आता था। पर तुम अब सुनने में मजा लो, ये मजा बाद में भी ले सकते हो। तो क्या करते हैं, अब सब बच्चे जो थे उन्होंने कुछ ना कुछ खाना शुरू कर दिया। गुलाब जामुन लिया तो उसको हम क्यों कहते हैं, खाएगा आजा। वो पास आता है तो ऐसे खा लेता है। इस तरह से उसको चढ़ा कर सब चीज़ें खाते हैं। कोई बर्फी खाता है, कोई मिठाई खाता है, तो कहता है नहीं नहीं ये ज़्यादा मीठी होती है, इससे दांत खराब हो जाते हैं, मैं नहीं लेता, पेट खराब हो जाता है। बहाने बनाता है बेचारा, पैसे उसके पास थोड़े होते हैं। फिर उसके बाद खिलौने की दुकानें आती है, खिलौने खरीदने लगते हैं। एक मशक वाला होता है, वही उसका खिलौना लेता है। एक सिपाही होता है, वो खरीद लेता है, सारे खरीद लेते हैं। अब बहुत आगे चलेगी कहानी, आधे से आगे चलेगी। उसके बाद अब सुनिए कि हामिद, लेखक कह रहा है अब सुनिए, हामिद गया एक लोहे की दुकान पर गया। जंजीरें और चिमटे और ये सारी चीजें बिक रही थी। उसने एक चिमटा उठाया,
उससे पूछा ये कितने का है जी? वो कहता तुम्हारे काम का नहीं है बेटे। कहता नहीं, आप बताओ कितने का है। वो तो चला जाता आगे। फिर वो कहता है कि 6 पैसे का है। बच्चा कहता है 3 पैसे का दोगे? मना कर देता है दुकानदार। वो आगे चल देता है, लेकिन फिर उसको वापस बुलाया जाता है कि ये बच्चा कोई खास है, और 3 पैसे में उसको चिमटा दे दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं, अभी कहानी आगे चलेगी। बच्चे को एक मौका मिला और उसने 6 पैसे की चीज 3 पैसे में ले ली। मैं बड़े बच्चों, बेटों बेटियों से और जो अध्यापक वर्ग है उनसे कहना चाहता हूं, बच्चों को मौका दो। अगर वो गलती भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, जब तक उनको मौका नहीं दोगे वो सीखेंगे नहीं। ये भित्ति पत्रिका एक मौका है, ये सीखने का मौका है, इसे गंवाना नहीं है। हर बच्चा बारी बारी से इसमें भाग ले। हम ये कहना चाहते हैं, हर बच्चा मंच पर आकर बोले। मैं जो आपके सामने आज बोल रहा हूं, मैं जिंदगी में पता नहीं कितने हजार बार बोल चुका हूं, तब जाकर मैं आपके सामने इस तरह से बोल रहा हूं। अब बच्चे को मौका मिला तो 6 की जगह 3 पैसे में सौदा कर लिया उसने। छोटा सा बच्चा। हम बच्चे को मौका नहीं देते तो हम उसको बड़ा नहीं होने देते। बच्चे को संरक्षण मत दो। वो लुटता है, पिटता है, गिरता है, उसको गिरने दो, चोट खाने दो, उसी से समझेगा। मैं बता रहा हूं आपको, अगर उसको संरक्षण दोगे, हाय मेरा बच्चा को चोट लग जाएगी, बेटे देखना आगे ये नीचे है जगह। हम जब चलते हैं हमें कोई बताता है कि नीचे है जगह? नीचे है, ऊपर उसको देखना, उधर देखो मत। बच्चे को देखोगे ना, गिरेगा, वो रोने लग जाएगा देख के। अगर आप नहीं देखोगे तो चुप हो जाएगा, फिर देखोगे, फिर बोलने जो फिर शुरू कर देगा। उसको पता है कि देख रहे हैं माँ बाप, जानबूझकर रोता है। उसको थोड़ा सा अपने आप आगे चलने। तो अब क्या हुआ, वो चिमटा लेकर घर चला गया। अब लेखक ने वर्णन किया बाकी सारे खिलौनों का क्या हुआ। सारे खिलौने बारी बारी से टूटते गए। घर में गए, लड़ाई हुई भाई बहन में, टूट गया, मशक वाला टूट गया, सिपाही टूट गया, सब टूट गया। कहते अंत में अब क्या हुआ, हामिद आखिर में कहानी का आखिरी पृष्ठ है, 14वां 15वां पृष्ठ। तो वहां पहुंचा घर पे, तो अमीना जो दादी है, दादी उसको देखकर आ गया, बच्चे आ गया। वो कहता है ये मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया। बड़ा गुस्सा आया, कितना बेवकूफ है। अरे तेरे को पैसे दिए थे, तू खाता पीता, तू कोई खिलौना लेता, तू मौज करता, तू चिमटा खरीद कर ले आया। अब वो क्या कहता है, सिर्फ एक वाक्य कहता है, ध्यान से सुनना बच्चों। कहता है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए इसे मैंने ले लिया। ये बच्चा कहता है दादी को कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा ले आया। क्या बात है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दादी अमीना बच्चा बन गई, बच्चों की तरह रोने लग गई। और बच्चा तो दादी की जगह था बड़ा। ये जरूरत का एहसास हुआ उसको कि उसके हाथ जल जाते हैं। बच्चों, जब हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे दाएं बाएं, हमारे घर, हमारे पड़ोस में, हमारी गली में, दीन दुनिया में, समाज में किसको क्या दुख है, क्यों दुख है, तो समझ लो हम इंसान बनना शुरू हो गए। तो ये सारी बात है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या लिखें, बात तो यह है कि क्यों लिखें, बेहतर बनने के लिए लिखें, इंसान बनने के लिए लिखें, और अपने मन में जो गुस्सा है या फीलिंग है या भावुकता है उसको निकाल दो लिखकर, तो आप संतुलित हो जाओगे। नहीं तो मन में भरे भरे रहोगे। घर से आए यहाँ, घर का गुस्सा है कि पिता ने, मेरे बाप ने मेरी माँ को पीटा या भाई ने मुझे पीटा और गुस्से से कहा, और वही सारा दिन तुम फिर ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ तक कि छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक
इस तरह से होता है। तो अपनी फीलिंग को इस तरह से निकालना शुरू कर दो, किसी को बताना शुरू कर दो आपस में, ये सारी बात। अब आप कहेंगे जी कब लिखें? लिखने का कोई समय नहीं है, जब आपके मन में आए, जब आपके पास समय हो तभी लिख सकते हैं। किससे लिखें भाई? पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, कॉपी पर लिखो, नोट पर, बुक पर लिखो, लेकिन जो भी लिखो उसको एक कॉपी पर अलग से लिखते जाना, ऊपर तारीख डालकर। हमें किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैं भी लिखता गया जब मैं बीए में था। अब आपको मैं बताता हूँ मैंने पहली 3 लाइनें कब लिखी और कैसे लिखी और वो क्या थी और फिर मुझे उससे क्या मिला। आप कहिए जी क्या मिला, क्यों लिखे हम? अब मैं आपको 3 लाइनें सुनाता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरे पिता दुकानदार थे, मजदूर थे, समझ लो मैं मजदूर बाप का बेटा हूँ। तो मुझे बहुत भूख लगी थी, कॉलेज से घर में आया, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, 12वीं क्लास होती थी तब, बीए फर्स्ट ईयर। तो माँ को कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दो। वो कहते पहले दुकान पर अपने पिताजी को ये रोटी दे आ और तब तक मैं खाना बनाती हूँ। मैं खाना लेकर गया डिब्बा और साइकिल पर जाता था, खूब तेज साइकिल चलाता था। घड़ी मेरे यहाँ होती थी और ये रहता था भी कितनी जल्दी जाऊँ। अगर मैं 8 मिनट में जाऊँ तो अगले दिन उससे कुछ सेकंड कम या आधा मिनट कम में जाऊँ तो और अच्छी बात है। ऐसे मन में रहता था, जैसे शायद तुम्हारे मन में भी रहता होगा। तो जब मैं जा रहा था तो सड़क पर देखा कि ट्रक के नीचे एक आदमी कुचला पड़ा था। मैं साइकिल से उतरा और मैंने उसे ध्यान से देखा। वो जो आदमी था वहीं पास में उसकी चाय की एक दुकान थी, ऐसा खोखा था, उसको कच्चा जो होता है उसको खोखा कहते हैं। चाय की दुकान थी और वो चाय की दुकान 24 घंटे खुली रहती थी। रात को भी जाकर 11 बजे कोई उससे चाय बनवा, वो सोता था, उठकर चाय बना देता था। तो वो क्योंकि हमने देखा हुआ था तो बहुत दुख हुआ, मन बहुत खराब हुआ। दुकान पर रोटी देकर घर आया, माँ ने कहा रोटी बनी है खा ले। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। अब वो भूख क्यों चली गई, कहाँ चली गई, अब आप खुद महसूस करें। मुझे तो तब पता भी नहीं था क्यों चली गई, लेकिन कमरे में जाकर मैंने 3 लाइनें लिखी। मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, सन 1972 की बात है, 71 या 72 की। और वो 3 लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ। वक्त एक ट्रक है, क्योंकि ट्रक ने उसको कुचला ना, वक्त ने कुचला था। वक्त एक ट्रक है, चालक जिसका शराबी है, न जाने भीड़ में से किसे कब कुचल डाले। ये पंक्ति थी। तो बहुत समय तक मुझे भूख नहीं लगी और फिर मैंने सोचा कि ये लाइनें तो लिखी गई, अब मैं इनका क्या करूं। फिर एक पत्रिका तब आया कर, अब तो सैकड़ों पत्रिकाएं, तब बहुत कम पत्रिका होती थी। एक पत्रिका थी सरिता, आपने नाम सुना होगा, अब भी सरिता पत्रिका आती है। तो सरिता तब लाखों में छपती थी, दिल्ली से, दिल्ली प्रेस से छपा करती थी। मैंने सरिता में साधारण चिट्ठी को डालकर उनको भेज दी और हम अपने घर के सामने एक दुकान थी, वहां से किराए पर पत्रिका लेकर पढ़ा करते थे और वो एक दिन पढ़कर फिर लौटा देते थे। तो 1 महीने बाद सरिता में वो 3 लाइनें छप गई मेरे नाम से। अब जब वो लाइनें छपी तो मैंने उसको कई बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, अपना नाम पढ़ा, अपना नाम भी कई बार पढ़ा। नाम तो वही था, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अपना नाम कई बार पढ़ा और मुझे ऐसे लगा कि सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान जैसे मेरी ही कविता पढ़ रहा है। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मेरे मन में उमंग जागी और मेरे मन में आया कि मैं खूब लिखूं और मुझे ऐसे छपना चाहिए। बच्चों, जो चीज़ छपती है ना, जिनकी ये भित्ति पत्रिका में चीज़ें छपी हैं, उनसे पूछो कि वो कितने खुश हैं। उनको इसकी फ़ोटो खींचनी चाहिए। जब भी कोई रचना लिखे उसकी फ़ोटो खींच के अपने पास, अगर मोबाइल तो आप ज़्यादातर बच्चों के पास है या उनके माता पिता, उसकी फ़ोटो खींचकर अपने पास रखें और इस पूरी भित्ति पत्रिका की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ये आज का दिन इस स्कूल का ऐतिहासिक दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पर दोबारा से ताली बजा सकते हैं। तो आपको दूर दूर तक स्कूल में ये चीज़ नहीं मिलेगी।
और ये मुझे पता अरुण कहरबा जी जो है इनके मन में कई सारी कल्पनाएं रहती हैं, नया नया काम करने की कल्पना रहती है। अब आपका काम क्या है, आप कुछ भी लिखते हैं, आप कहीं से कोई कोटेशन आपको मिलती है, वो कोटेशन भी दे दें, यहाँ आप दे सकते हैं, हो सकता है उसमें छप जाए। अब आप कहेंगे संपादक क्या होता है? अभी आपने संपादन का काम शुरू तो कर लिया, लेकिन ये संपादक होता क्या है जी, क्या करता है ये? यूं ही इसकी स्टैंप लगेगी संपादक? नहीं, संपादक बहुत कुछ होता है। मेरी आधी किताबें, जो 44 किताबों में से 20-21 किताबें संपादित हैं। मैं आपको छोटा सा बताऊंगा, बस 2-4 मिनट और थोड़ी जरूरी बातें, फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। संपादक क्या होता है? मैं एक ट्रिब्यून छपती है आपकी चंडीगढ़ से, पहले अंग्रेजी में, ये हमारा छावनी से छपती थी, अब अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी तीनों में छपती है। तो वहाँ मेरे मित्र थे कई जो मेरे कॉलेज से पढ़े थे, मैं चंडीगढ़ जाया करता था, तो वहाँ ऐसे खबर आती थी। ये मान लो खबर आ गई ना पूरी उनके पास, तो उन्होंने खबर पढ़ी। अब अखबार के पृष्ठ तो उतने हैं, मान लो 8 हैं या 12 हैं, तो 8 या 12 छपेंगे ना, तो मान लो खबरों का तो इतनी एक पैकेट पूरा आ गया, तो उसमें से चुनी हुई खबरें ही उसमें लगेगी। जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, राजनीति की खबरें हैं या किसी विकास, सचमुच के विकास की खबरें हैं, वो पहले लगेंगी। और फिर जो खबरें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, उसमें से चुनेंगे। मान लीजिए ये खबर आई है और ये बहुत बड़ी खबर लग गई, लेकिन इसका पहला हिस्सा अच्छा है, तो पता क्या करते थे वो? ऐसे यहाँ रखा इस तरह से, और ऐसे करके ये पन्ना फाड़ दिया और ये नीचे फेंक दिया, नीचे वाला नीचे फेंक दिया, ऊपर वाला रख दिया, ये खबर लगेगी आधी। अच्छा, कुछ मान लीजिए ये खबर है, ये काम की है नहीं और इससे अच्छी खबरें हैं, इसको उठाया, नीचे डस्टबिन होता है, वहीं का वहीं नीचे डाल दिया। कई डस्टबिन होते थे, डालते जाते थे, और बड़ा फटाफट ये काम होता है। अच्छा, फिर एक और काम करना होता है, भाषा को संवारना होता है, भी ठीक लिखी नहीं लिखी। जैसे मैंने आपको बकरी वाला बताया, मेरी बकरी मांस खाएगी कि बकरी 2 बार नहीं आना चाहिए, भाषा को संवारते हैं, उसका भी काम होता है। अब आपका एक सवाल था, जो कैथल में एक डीएवी स्कूल है जी, वहाँ उन्होंने ना 4-5 जिलों के 5-5, 6-6 बच्चों को बुलाया हुआ था, और लेखन कला पर मुझे उन्होंने कार्यशाला में बुलाया हुआ था मुख्य वक्ता के रूप में। एक सवाल पूछा एक बच्चे ने, बड़ा अच्छा सवाल था। वो लड़की शायद 10वीं 11वीं की होगी। उसने कहा, सर हमारे तो डिक्शनरी शब्दकोश में 1 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, इतने सारे, वो शब्द तो हम याद नहीं कर सकते, फिर हम लिखेंगे कैसे और कब लिखेंगे? कितना अच्छा सवाल है। आप भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अभी मैं ये खत्म करने जा रहा हूँ, इसके बाद आप सवाल चाहें तो ज़रूर पूछें। तो मैंने उनको ये कहा कि बच्चों, लिखने के लिए शब्दकोश में जाने की जरूरत नहीं, हमारी जो जिंदगी है वही हमारा शब्दकोश है। हम जो बोलते हैं वैसा ही लिखना है। हमारे कवि हुए भवानी प्रसाद मिश्र, वो क्या लिखते हैं, एक पंक्ति सुनो उनकी, कहते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। आप चाहें तो ताली भी बजा सकते हैं। कितना अच्छा लगा। भवानी प्रसाद जी से बड़े कवि हैं। जिस तरह हम बोलते, यानी जिस तरह समाज में बोला जाता है वैसा ही तो लिखना है। री बकरी मांस खाएगी, बस सीधी सीधी भाषा है, मुश्किल शब्द नहीं लिखने। अगर मैं मुश्किल शब्द आपके सामने बोलता तो आप मेरी बात सुनते, थोड़ा सरल शब्दों में लिखो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी बात को समझ सके। प्रेमचंद क्यों है? क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा में लिखते हैं। ईदगाह में कोई भी मुश्किल शब्द नहीं है, इसीलिए आपको समझ आती है और इसीलिए आप उसको पढ़ते हैं और उसका जिक्र करते हैं। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लिखने के लिए आखिरी बात कर रहा हूं, फिर आपके सवाल होंगे अगर कोई पूछना चाहते हैं। लिखने के लिए कोई एक विषय नहीं है कि कहाँ किस पर लिखना है, किसी बात पर लिख सकते हैं। ये चिड़िया है, उड़ रही है, आप इससे प्रेरणा लेकर लिख सकते हैं कि चिड़िया जो है घोंसला बनाती है, उसका घोंसला वो तोड़ देते हैं, फिर दोबारा से बनाती है और चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। हम चिड़िया से प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी जीवन में कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए। होगी रचना, कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए ना। छोटी छोटी बात से शुरू करो,
बड़े बड़े लेखकों की बड़ी बड़ी रचनाओं से डरने की जरूरत नहीं, आतंक नहीं फैलाना। मैं अगर चाहता तो बड़े बड़े भारी भारी शब्दों से आपसे बात कर सकता था, और बाद में जाकर फिर मैं पसीना पोंछ कर बैठता, लो जी मैं विद्वान हो गया बहुत बड़ा, आप कहते ये कहाँ से आ गया, हमें कुछ इसकी बातें समझ नहीं आ रही, सवेरे सवेरे आधा घंटा हमारा बर्बाद करना। ऐसा बर्बाद नहीं करना आपने कभी भी। बिल्कुल सरल भाषा में लिखो, जहां दिखता है कुदरत से देखो, किसी अध्यापक से देखो, कहीं कोई परेशान है उसकी परेशानी पूछो, उस पर लिख दो, आप लोगों से बात करो, उनके देखो क्या है। अंधविश्वास के खिलाफ लिखो, भेदभाव के खिलाफ लिखो। बच्चों, भूकंप आता है आपने देखा, और ज्वार उमड़ता है समुद्र में देखा आपने, और कहीं ना कहीं समुद्री तूफान आता है। पहले हमें खबर मिल जाती है कि ये तूफान आना है, लगभग इतने बजे आएगा और इतनी गति होगी हवा की, ये सब पहले बताया जाता है ना। और हम फिर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये ना आए। ये तो पहले बता रखा भाई, वैज्ञानिकों ने बताया है, ये वैज्ञानिक चीज है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अंधविश्वास से बचो। जो चीज वैज्ञानिक है, तर्क पर आधारित है, होनी ही है, बता रखी है, वो किसी ज्योतिषी ने नहीं बताई, वो वैज्ञानिक ने बताई। और जोशी ने बताइए तो विज्ञान का सहारा लेकर बताइए, गणित का सहारा लेकर। गणित बहुत बड़ी चीज है, गणना करके बताया है, और गणित में तो हमारा देश दुनिया में सबसे आगे रहा भाई। तो वैज्ञानिकता, तर्क को सोचें, जहां भी दिखाई देता अंधविश्वास उस पर लिखें, उसके खिलाफ लिखें, बातचीत करें, चर्चा करें। तो बच्चों, आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। दूर दूर तक स्कूलों में ये नहीं मिलेगी भित्ति पत्रिका, इसमें आप भाग लें, कुछ ना कुछ लिखें। हर बार नए बच्चे आए, हम ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें आए, भाग लें। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत शुक्रिया। इसके बाद सवाल जो पूछना चाहें यहाँ आकर पूछे, मंच पर आकर, और डरना नहीं है। छोटी छोटी बात भी पूछ सकते हैं। बच्चों, क्लास में मैं अध्यापकों के सामने कह रहा हूँ, अगर आपको क ख ग नहीं आता कि सर हमें क ख ग नहीं आता, सिखाओ, अध्यापक सिखाएगा, बशर्ते कि आप ईमानदारी से, शिद्दत से सवाल पूछेंगे, चालाकी से नहीं पूछेंगे। अब आप सवाल पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही साधारण शब्दों में पते की बातें, और हमारे लिए जो ये मंच बनाया गया है, इसमें लेखन की शुरुआत आराम से की जा सकती है। यह जो पहला अंक है, ये स्वतंत्रता आंदोलन विशेषांक है। आजादी की लड़ाई पे केंद्रित किया गया है इसे, और इसमें आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले साहित्यकार, उनकी रचनाएं, स्वतंत्रता सेनानी, देश पे आजाद होने वाले शहीद, और उनके चित्र भी हैं, उनकी कोटेशंस भी हैं, उनके जीवन के बारे में भी हैं, उनकी रचनाएं भी हैं। अगला जो अंक है वो बेटी विशेषांक होगा, कन्या विशेषांक। ये फैसला हमारे संपादक मंडल ने किया था, और उसमें सावित्रीबाई फूले, बेबी हालदार, एन फ्रैंक, कल्पना चावला और महिला साहित्यकार, उनका लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य आदि आदि इसमें हम देंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महिला साहित्यकार हैं, और खासतौर पे शिक्षा पे फोकस करेंगे। और उसके लिए रचनाएं मैं संपादक मंडल की तरफ से कह रहा हूं, सादर आमंत्रित हैं। कोई भी विद्यार्थी अपनी, ये फ्रेमवर्क रहेगा हमारा इसी तरीके का, और इसमें जो फोटो का साइज है, पेंटिंग का, रेखा चित्र का, इतना ही रखना है। ज्यादा बड़ा कुछ बच्चों ने बनाया था जिसे दिया जाना यहाँ संभव न हुआ। और आगामी अंकों के लिए भी आप तैयार रहें,
जो विद्यार्थी इसके संपादक मंडल के लिए कार्य करना चाहेंगे वो भी सहर्ष अपना नाम दे सकते हैं। अलग अलग और विद्यार्थी भी आएंगे तो वो सीखेंगे कि संपादन का काम कैसा काम है जो डॉक्टर साहब ने बताया है। भाषा को संवारना, रचनाओं को चयनित करना, चुनी हुई रचनाओं को इस पे प्रकाशित करने के लिए संवारना, ये कार्य मुख्यतः होता है। और इसको पूरे को बनाना, कहाँ पे कौन सी चीज पेस्ट करनी है, कैसे करनी है, कैसे इसके सौंदर्यीकरण करना है, आदि आदि तमाम बिंदुओं पे आप सब विद्यार्थी काम कर सकते हैं। तो आगामी कार्रवाई के लिए मैं नरेश मीत जी को सादर आमंत्रित करता हूं। एक बात और, जो हमारा संपादक की टीम है उन्हें सम्मानित करने के लिए उन्हें अपनी किताबें लेकर के आए हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी। मैं हरियाणा के तकरीबन आधे में घूम चुका हूँ और आधा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। खूब स्कूलों और कॉलेजों में जाता रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी एक स्कूल में इस तरह एक भित्ति पत्रिका की शुरुआत हो। ये कहीं कहीं मिलता है। मैं पूरे स्कूल के स्टाफ को और विद्यार्थियों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां